इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में एक आपने सुना होगा विश्व व्यापार संगठन, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बारे में अपन 4 चीजें समझते हैं जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फुल फॉर्म है विश्व व्यापार संगठन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड माने होता है दोस्तों व्यापार, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन। ये आपको पता ही होगा कि इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई। ये सिंपल चीज है। और ये भी आपको पता होगा कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्विट्जरलैंड में है, जेनेवा में है। अब आपको कुछ नई चीजें आपको पता चलेंगी दोस्तों। पहले एक संस्थान हुआ करता था गेट नाम से, गेट नाम से एक संस्थान था पहले, जनरल एग्रीमेंट टैरिफ ऑन ट्रेड, ये लिखा है ना गेट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। इस नाम से एक अच्छा खासा एक संस्थान था। इसके स्थान पर यानी गेट के स्थान पर बाद में आया था WTO, यानी गेट को प्रतिस्थापित करके जो नया ऑर्गेनाइजेशन बना था उसका नाम है WTO। यानी जो आपका ये विश्व व्यापार संगठन है वो पहले गेट था, गेट जब मर गया तो नया जन्म हुआ WTO का। ओके, तो जो WTO की स्थापना हुई है वो गेट यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड को प्रतिस्थापित करके हुई है, इसके स्थान पर हुई है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रही है। अब ये जो गेट है, ये जो आपने देखा गेट, गेट और ये WTO में कन्वर्ट हुआ तो किस प्रकार वार्ताएं हुई, कैसे क्या हुआ वो देखो। एक्चुअली क्या हुआ था, पहले मैं आपको थोड़ी कथा समझा दूं तो ज्यादा आसान हो जाएगा। ऐसा था, ये आपने गेट देखा, गेट को WTO में बदलने के लिए कुछ मीटिंग्स होती हैं, कुछ मीटिंग्स होती हैं और ऐसी टोटल 8 मीटिंग हुई थी दोस्तों। कितनी? 8 मीटिंग, यानी टोटल 8 वार्ताएं हुई थी गेट को WTO में बदलने के लिए। और जो 8वीं वार्ता है, 8वीं वार्ता उसको कहते थे उरुग्वे वार्ता, उरुग्वे वार्ता, उरुग्वे में वो हुई थी, इसलिए जो 8वीं वार्ता है उसे उरुग्वे वार्ता के नाम से जाना जाता था। और उरुग्वे वार्ता में ही ये फाइनल हो गया था कि अब गेट की जगह हमें WTO बना लेना चाहिए। किस वार्ता में? उरुग्वे वार्ता में। और कौन से क्रम की वार्ता थी वो? 8वें क्रम की वार्ता थी। ओके साहब, समझ में आ रही है बात? तो वही चीज है दोस्तों, देखो गेट और उरुग्वे वार्ता, गेट के सदस्यों के मध्य 8 व्यापार वार्ताएं हुई थी। कितनी? 8 व्यापार वार्ताएं। और 8वें दौर की जो वार्ता थी उसी में WTO आपका अस्तित्व में आ गया था। और 8वें दौर की जो वार्ता है उसे क्या कहते हैं? उरुग्वे वार्ता कहते हैं। ओके, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। और चीजें समझो दोस्तों, पहले आपको मैं समझा देता हूं ताकि आसान हो जाए। अब आपने ये जो गेट समझा, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, इसके बारे में भी थोड़ा समझ लो कि इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इसकी स्थापना है दोस्तों 1948 में हुई है। कब? 1948 में। और इसका हेडक्वार्टर भी वही है जहां WTO का हेडक्वार्टर है, जेनेवा में। यानी जो पहले गेट था वो 1948 में स्थापित हुआ था और ये भी आपका जेनेवा में ही है। ओके, और एक और चीज अगर आप समझोगे दोस्तों, इसको थोड़ा सा बिगाड़ दूं मैं, एक और चीज अगर आप समझोगे वो भी आपको जान के बड़ा अच्छा लगेगा कि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था आर्थर डंकल, अंकल नहीं डंकल, आर्थर डंकल, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये आर्थर डंकल। इन्होंने क्या किया, क्योंकि ये गेट से जुड़े हुए सदस्य थे, एक उनके डायरेक्टर वगैरह रहे थे, तो आर्थर डंकल ने एक पूरा प्रस्ताव दिया था, आर्थर डंकल ने एक अपना पूरा प्रस्ताव दिया था जिसको कहा जाता है डंकल मसौदा, डंकल मसौदा। तो कभी कभी ये क्वेश्चन आया है कि डंकल मसौदा किस ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। तो ये ऑप्शन में अगर गेट आ जाता है तो गेट आप सही मानना, और ऑप्शन में अगर WTO आ जाता है तो ये सही मानना। ये दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आएंगे। अगर खुदा ना खास्ता ये दोनों ऑप्शन एक साथ आ जाते हैं तो आप गेट को सही मार लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो आपने आर्थर डंकल प्रस्ताव भी समझ लिया। तो यही वाली बात ध्यान लिखी हुई है पूरी, देखो साहब लिखी है कि गेट की स्थापना 1948 में हुई, ये आपको बताया। इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। ओके साहब, और ये गेट के जो महानिदेशक थे आर्थर डंकल, अभी बताया ना अंकल, तो इन्हीं अंकल ने एक प्रस्ताव जारी किया था जिसे क्या कहा जाता है? डंकल मसौदा। तो डंकल मसौदा किससे संबंधित हो जाएगा? बेसिकली गेट से संबंधित हो जाएगा, क्योंकि ये जो डंकल अंकल थे
ये गेट के महानिदेशक थे। ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर आपको ये समझनी है कि जब गेट था जो हमारा, जब वो WTO में कन्वर्ट हो रहा था, तो गेट के जो आखिरी डायरेक्टर थे उनका नाम था पीटर सदरलैंड। क्या नाम था? पीटर सदरलैंड। यानी पीटर सदरलैंड एक ऐसे व्यक्ति हुए जो गेट के लास्ट डायरेक्टर हो गए, लास्ट यानी आखिरी निदेशक हो गए, और WTO के वो पहले डायरेक्टर हो गए। ओके, यानी कि पीटर सदरलैंड एक ऐसे व्यक्ति हैं जो गेट के अंतिम महानिदेशक और WTO के पहले महानिदेशक हो गए। WTO के पहले महानिदेशक। तो ये पूछा जाए कि पीटर सदरलैंड किससे जुड़े थे, तो वो गेट से भी जुड़े थे, वो WTO से भी जुड़े थे। गेट के वो लास्ट डायरेक्टर थे और WTO के वो पहले डायरेक्टर थे। क्या नाम है उनका? पीटर सदरलैंड। ओके साहब, और अब देखो कुछ और आपको नई बातें समझा दूं मैं। बातें समझ लोगे तो आसान हो जाएगा। देखो समझ लेते हो ना तो चीजें याद हो जाती है। ठीक है साहब, और सब सही चल रहा है लाइफ में? WTO घुमाऊं मस्त। देखो ये जो अपना WTO है ना, ये एकदम इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये पूरा स्वतंत्र है। स्वतंत्र है, जैसे स्वतंत्र का मतलब ये है कि ये, जैसे आपने एक सुनी होगी वर्ल्ड बैंक, सुनिए वर्ल्ड बैंक आपने सुनी होगी, एक आपने सुना होगा IMF। ये दोनों दोस्तों स्वतंत्र नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वर्ल्ड बैंक और IMF जैसे जो संस्थान है वो संयुक्त राष्ट्र संघ से ज्वाइंट है, संबद्ध है। वर्ल्ड बैंक और IMF जैसे जो इंस्टीट्यूट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका रिलेशन यूनाइटेड नेशंस से है, वो संयुक्त राष्ट्र संघ के कंट्रोल में काम करते हैं। लेकिन ये जो WTO है वो पूरी तरह स्वतंत्र है और ये संयुक्त राष्ट्र संघ से, यानी ये जो WTO है वो संयुक्त राष्ट्र से संबंधित नहीं है। क्लियर है? तो यही वाली बात यहाँ पे क्लियर है। आप समझ सकते हैं कि जो WTO है वो स्वतंत्र निकाय है, यह विश्व बैंक और IMF की तरह संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध नहीं है। नहीं है, नहीं है, नहीं है। ओके, WTO एकदम इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो किसी भी प्रकार से संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित नहीं है। ओके, ये करता क्या है WTO? ये व्यापार, जब इसके नाम में ही है विश्व व्यापार संगठन, तो जो व्यापार को लेके जो भी विवाद हो जाते हैं उनका निपटारा कर देता है। कई सारे देश व्यापार को लेके लड़ाई कर रहे हैं, तो ये जज साहब की तरह आके साहब, जो दो बिल्ली मौसी लड़ रही हैं, तो ये बीच में बंदर मामा बन जाते हैं साहब कि तुम इतनी रोटी खाओगी, तुम इतनी रोटी खाओगे, बीच में पूरी रोटी हम खा लेंगे। तो WTO यही काम करता है, दो देश लड़ेंगे तो बीच में लपक के पहुंच जाएगा और कोशिश करेगा जज साहब बनने की, लेकिन घंटा कुछ कर नहीं पाता। तो वही व्यापार समझौतों का प्रशासन करना, व्यापार निपटारा करना, ये सब नॉर्मल इसके काम है। तो ये दोस्तों आपने पूरा WTO का मेन फंक्शन समझा। अब यहाँ पर आपको 3 चीजें बहुत समझनी है जो होती है WTO के तहत दी जाने वाली सब्सिडी। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। WTO कुल मिला के दोस्तों 3 प्रकार की सब्सिडी देता है। 3 प्रकार की। पहली होती है ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, एक होती है ब्लू बॉक्स सब्सिडी नीली, एक होती है एम्बर बॉक्स। ये 3 तरह के बॉक्स सब्सिडी के तहत रखा गया है। WTO 3 प्रकार की सब्सिडी देता है, ग्रीन बॉक्स, ब्लू बॉक्स और एम्बर बॉक्स। इसमें आपको एक एक करके मैं आपको चीजें समझा रहा हूं। देखो ये सारी चीजें लिखी हुई है, लेकिन पहले आप जब खुद समझ लोगे तो थोड़ा आसान होगा। अगर बात की जाए दोस्तों ग्रीन बॉक्स की, कि जो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी है ये क्या करती है, तो जब ग्रीन बॉक्स सब्सिडी कोई भी सरकार, चाहे वो भारत की सरकार हो या किसी भी देश की सरकार हो, अगर वो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी अपने यहाँ पर अपने लोगों को दे रही है तो उसमें किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। अगर कोई सरकार ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के तहत अपने देश के नागरिकों को कोई भी पैसा दे रही है, कितना भी पैसा दे रही है, तो प्रतिबंध नहीं लगेगा। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि किनको दी जाएगी ये सब्सिडी, किसको दी जाएगी, तो ऐसी चीजों में ये सब्सिडी दी जाएगी जहां पर पर्यावरण से जुड़ा मामला हो। पर्यावरण संरक्षण के लिए मान लो कोई संगठन काम कर रहा है और भारत सरकार उसको सब्सिडी दे रही है, तो वो सारी सब्सिडी ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में आएगी। ग्रीन मतलब हरा, और हरा तो क्या होता है, पेड़ पौधे होते हैं, इसका मतलब है पर्यावरण होता है। तो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी आपने समझी, यहाँ पूरा लिखा भी है सारी चीजें कि जो ग्रीन बॉक्स सब्सिडी है
इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध शामिल नहीं होता, कोई प्रतिबंध शामिल नहीं होता है। और इसमें पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम, विस्तार सेवाएं, आपदा राहत, इन सब चीजों के लिए सरकार द्वारा जो भी प्रदान की जाने वाली सब्सिडी है वो शामिल होती है। तो ये आपने समझी पहली सब्सिडी। दूसरी होती है दोस्तों ब्लू बॉक्स सब्सिडी, नीली वाली। इसमें क्या होता है? ब्लू बॉक्स सब्सिडी का मतलब ये होता है, ब्लू बॉक्स सब्सिडी का मतलब ये है, ब्लू बॉक्स सब्सिडी में भी दोस्तों किसी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध शामिल नहीं है, इसमें भी प्रतिबंध नहीं होता। ब्लू में भी किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। ये किसे दी जाएगी? तो ये ऐसे किसानों को दी जाएगी, मान लो हमने खेती करी और हमारा जो कृषि उत्पादन है जो, उसमें कोई कमी का मैटर फंस रहा है, उत्पादन में कमी वगैरह का मैटर फंस रहा है, तो उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए ब्लू बॉक्स सब्सिडी दी जाती है। प्रोडक्शन वगैरह की कमी हो रही है तो समस्याएं आती हैं, तो प्रतिबंध इसमें नहीं है। अगर प्रोडक्शन वगैरह की कमी से रिलेटेड कोई मैटर है तो ब्लू बॉक्स सब्सिडी दी जाएगी। ओके साहब, तो ये थी ब्लू बॉक्स सब्सिडी, जिसमें कोई भी प्रतिबंध शामिल नहीं होता है। कृषकों को प्रदान की जाने वाली वह आर्थिक सहायता, किनको? कृषकों को, किसानों को प्रदान की जाने वाली वह आर्थिक सहायता जिसमें कृषि के उत्पादन में, कृषि जो उत्पादन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें कमी आने पर जो सब्सिडी दी जा रही है उसको कहते हैं दोस्तों ब्लू बॉक्स सब्सिडी। तीसरी होती है एम्बर बॉक्स सब्सिडी। एम्बर बॉक्स सब्सिडी, इसमें क्या समझना है आपको एम्बर बॉक्स सब्सिडी में? तो एम्बर बॉक्स जो सब्सिडी है, एम्बर बॉक्स, इसमें तगड़े प्रतिबंध शामिल होते हैं, इसमें बहुत सारे प्रतिबंध शामिल हैं, प्रतिबंध इसमें शामिल हैं। कैसे प्रतिबंध शामिल है और किसको ये दी जा रही है? तो WTO ये कहता है कि कुछ देश MSP देते हैं, जैसे भारत सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस देता है ना, किसानों को MSP देता है, गेहूं पे MSP है, धान पे MSP है। तो WTO का ये मानना है कि कुछ देश MSP के तहत अपने किसानों को ज्यादा पैसा बांट रहे हैं, इतना पैसा बांटना सही नहीं है, इसलिए जरूरत से ज्यादा MSP न दी जाए, इसलिए इस पर प्रतिबंध शामिल किए गए हैं। इसी चक्कर में एम्बर बॉक्स को चक्कर में ही भारत जो है WTO के हमेशा खिलाफ रहता है। भारत बनाम WTO चलती रहती है, इंडिया जो है लड़ता रहता है WTO से और WTO लड़ता रहता है इंडिया से। इंडिया का कहना है कि हम MSP देंगे, आपको क्या दिक्कत है, हम अपने किसानों को दे रहे हैं, लेकिन WTO ये कहता है कि भाई ये नियम जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सही नहीं है। तो कुल मिलाकर ये लड़ाई भी है। तो एम्बर बॉक्स को लेकर ही भारत और WTO के बीच में बहुत तगड़ा विवाद भी है। तो ये आपने समझी एम्बर बॉक्स सब्सिडी। एम्बर बॉक्स सब्सिडी क्या हो गई? इसमें कुछ बड़े प्रतिबंध, कड़े प्रतिबंध शामिल हैं और MSP के निर्धारण करने के लिए MSP के तहत जो सब्सिडी दी जाती है उसको कहते हैं एम्बर बॉक्स सब्सिडी। अब दोस्तों आपको एक और चीज समझनी है, वो वर्ड है पीस क्लोज। पीस क्लोज ये क्या होता है? तो ये समझौता है, एक शब्द है जो WTO से संबंधित है। तो ऐसा कई बार अखबारों में, उसमें पेपर में आया है कि सुर्खियों में रहा शब्द पीस क्लोज किस अंतरराष्ट्रीय संस्थान से संबंधित है? तो वो संबंधित है आपका WTO से, कई बार पेपर में आया है। ओके, तो आपको मैंने ये भी दोस्तों लिखा है यहाँ पे नोट करके कि पीस क्लॉज जो है वो उसका संबंध किससे है? WTO से है। ओके, अब आपको ये पूरी कथा समझ में आई होगी। अब आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताओ, आपने एक समझौता सुना होगा, ट्रिप्स समझौता। ट्रिप्स समझौते के तहत जो टेन्योर है कि किसी भी चीज के लिए पेटेंट जो रखेंगे उसकी अवधि क्या है, उसकी अवधि कितने वर्ष है, कितने वर्ष इसकी अवधि होती है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत अच्छी जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश करी, कमेंट जरूर बताना करके। बाकी ये ओवरऑल आप अगर एक दो बार वीडियो देख लोगे तो आपके दिमाग में, जहन में चीज़ें बैठ जाएंगी। इस तरह की जानकारियाँ, इस तरह के फैक्ट बहुत आते हैं UPSC में, स्टेट PCS में, RO में, UPSSC में, SSC में, किसी की भी परीक्षा में ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं। आप बताइए कि ट्रिप्स समझौते के तहत पेटेंट की अवधि कितनी है। शुक्रिया।